हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो भाई इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड की आज हम लास्ट का जो टॉपिक रह रहा है आपका सॉलिड स्टेट का, वो उसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे सॉलिड की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे सॉलिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि उनकी कंडक्टिविटी के बेस के ऊपर कह सकता हूँ मैं कि सॉलिड को उनकी कंडक्टिविटी के बेस के ऊपर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला वो जिनमें से करंट पास हो सकता है, जिनको बोलते हैं कंडक्टर। दूसरा वो जिनके अंदर से करंट पास नहीं होगा, वो इंसुलेटर। और तीसरी कैटेगरी वो आती है भाई जिसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में करंट पास हो सकता है, यानी उनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की रहेगी भाई, तो उसको हमने नाम दे दिया सेमी कंडक्टर। तीनों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कंडक्टर की। कंडक्टर क्या होते हैं भाई? कंडक्टर आर दोज सॉलिड विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, यानी कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो सॉलिड को हम कंडक्टर बोलेंगे जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को पास होने दे आसानी से। ठीक है, तो जो भी कोई भी सॉलिड है अगर वो अपने अंदर से करंट को इजीली पास होने देता है तो उसको हमने नाम दे दिया कंडक्टर। अब जो कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी रेंज है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस रेट से फ्लो करेगी, इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज है वो रहेगी 10⁴ टू 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी पर ओम पर मीटर। यानी अगर आपके पास कोई 1 मीटर लंबी वायर है, कोई आपके पास 1 मीटर लंबी वायर है, तो उसमें से इतना करंट है, वो इतने ओम जो करंट है भाई वो आसानी से पास हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कंडक्टर किनको बोलेंगे? वो सॉलिड जिसमें से करंट आसानी से पास हो सके, या वो सॉलिड जो अपने अंदर से करंट को आसानी से गुजरने दें, वो कहलाएंगे आपके कंडक्टर। इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज है वो लाई करेगी आपकी 10⁴ से 10⁷ ओम मीटर के बीच में। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ कंडक्टर की, कि कंडक्टर के कितने टाइप होते हैं भाई। देखो कंडक्टर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक होता है आपका मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब ये मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होते हैं? देखो काम दोनों का इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो किसके कारण से हो रही है, इसके आधार पर हमने इनको 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जब हम बात करें मेटेलिक कंडक्टर की, तो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी वो पास करेगी भाई ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो करंट पास होगा, मेटल्स के अंदर से जो करंट पास होगा, करंट की जो मूवमेंट होगी वो किसके कारण से होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह से मूव करेंगे तब जाके उसमें से करंट पास होगा। तो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी होगी या करंट पास करेगा वो किसके कारण करेगा भाई? ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। दूसरी बात कि जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं वो आपके सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे और मोल्टन स्टेट में भी। ठीक है, सॉलिड स्टेट में है तो भी जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो भी इनमें से करंट आसानी से पास होगा। अगर आप इनको मोल्टन स्टेट में ले रहे हो, लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो, तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर आर दोज कंडक्टर्स इन विच द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री आयंस। इसमें से करंट किस लिए पास होगा? ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री आयंस। फ्री आयंस के कारण, देखो इलेक्ट्रॉन के कारण अगर करंट पास हो रहा है तो मेटेलिक कंडक्टर, और फ्री आयंस के कारण अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कोई भी सॉलिड तो उसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के अंदर अब क्या होगा? इनकी जो कंडक्टिविटी है वो फ्री आयंस के कारण होगी। ये केवल और केवल मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में कह दूं मैं, या सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ NaCl, KCl। ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने इनको मोल्टन स्टेट में लेके आ गया आप, या इनका आपने सॉल्यूशन बना लिया, तो उसमें से जब करंट पास करवाओगे तो करंट इजीली पास हो जाएगा। तो ये तो था आपका कंडक्टर के बारे में। अब बात आती है कि जो कंडक्टिविटी है
उसका टेम्परेचर का कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो पहले मैं बात करता हूं मेटेलिक कंडक्टर की। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेटेलिक कंडक्टर उनकी जो कंडक्टिविटी है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब वो फास्टली मूव करने लगे। और अगर इलेक्ट्रॉन फास्टली मूवमेंट करेंगे तो इसका मतलब करंट भी बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा उसमें से। तो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपसे अगर पूछा जाए कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा मेटेलिक कंडक्टर के अंदर उनकी कंडक्टिविटी के ऊपर, तो जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो वो फास्टली मूव करेंगे, और फास्टली अगर मूव करने लगे तो इसका मतलब क्या हो गया, करंट बहुत ज़्यादा पास होगा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, इनकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी भाई। क्यों होगी इंक्रीज, देखो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मान लीजिए एक ये आयन था आपका और एक ये आयन था, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है वो आयनिक बॉन्ड टूट जाएगा भाई। क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होते हैं ये तो पता चलेगा कि इनके अंदर फ्री आयंस के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जब दो आयंस हैं उन दो आयंस के बीच में जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है वो धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा भाई, वीक हो जाएगा। और अगर बॉन्ड वीक हो गया तो कुछ टाइम बाद बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूट गया तो इसका मतलब ये दोनों आयंस क्या हो गए, अभी फ्री हो गए मूवमेंट करने के लिए। अगर आयंस फ्री हो गए तो कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। ध्यान रखना मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन फास्टली मूवमेंट करने लग गए, तो इससे क्या होगा, मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों हुई, कारण क्या था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है वो वीक हो जाएगा और कुछ टाइम बाद टूट जाएगा। और अगर वो बॉन्ड टूट गया तो दोनों के दोनों आयंस वो फ्री हो जाएंगे, और आयंस अगर फ्री हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेंगे भाई। तो ये तो था कंडक्टर के बारे में। अब अगर हम बात करें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी उसके आधार पे अगर मैं बात करूं कि कंडक्टर हैं, इंसुलेटर हैं या जो आपके सेमीकंडक्टर हैं वो किस किस प्रकार से हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पे उनको डिस्कस किया है, कैसे उनको क्लासिफाई किया है, एक बार वो देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। कुछ छोटे से एस्पेक्ट हैं, कुछ छोटा सा पॉइंट उसका वही देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि मान लीजिए आपके पास कोई मेटल है और उस मेटल का एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी इस कॉमन सी बात है भाई, एक एटम ये है और एक एटम ये, दोनों एटम आपस में मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल ही बनाएंगे। तो किसी भी मेटल का एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ तब बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं इनकी जो एनर्जी है वो इतनी क्लोज होती है एक दूसरे के कि इनको हमने नाम दे दिया भाई बैंड्स, नाम देते हैं इनको। क्या नाम दे दिया हमने, बैंड्स। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ छोटा सा कि मान लीजिए ये मेरे पास हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास ये हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल है भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये भी आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे, जब ये दोनों कंबाइन हुए क्या बनाया भाई, एक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी ये क्या आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या होगा भाई, इसको बोलते हैं लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हायर। मान लीजिए यहाँ जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसके अंदर हाइड्रोजन के पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, एक यहाँ था। तो होता क्या है कि जो लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जो नीचे वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, नीचे वाला, ये मोर स्टेबल होता है भाई। क्या होता है, मोर स्टेबल होगा,
और मोर स्टेबल होने के कारण इसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है भाई, लार्ज एनर्जी। इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी भाई, एनर्जी लो होगी भाई, लो एनर्जी होगी और हाईली स्टेबल होगा, लो एनर्जी और हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। तो क्या होगा, ये जब दोनों के दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए तो यहाँ जो एक एक इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ आ गए, वो लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए, जो कि मोर स्टेबल है। ठीक है, इनकी जो कंडक्टिविटी है यानी जो एनर्जी है वो नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज होती रहेगी। एनर्जी कहाँ होगी, नीचे से ऊपर की तरफ क्या होगी भाई, इंक्रीज। एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज होगी। ये हो गया आपका एटॉमिक लेवल, ये हो गया हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये लोअर। यानी यहाँ एनर्जी लो है, यहाँ उससे थोड़ी ज़्यादा और यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी है इनकी। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, इनका नाम रख दिया भाई आपका बैंड्स। क्या नाम रख दिया, बैंड्स। अब देखो ये होता है ना, ये एम्प्टी रहता है भाई, ये बैंड है, ये एम्प्टी, ये जो ऑर्बिटल है ये एम्प्टी है, ये आपका भरा हुआ है। तो इसको तो नाम दे दिया कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और इसको नाम दे दिया वैलेंस बैंड। क्या हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है भाई कि किसी भी मेटल के, यहाँ किसी भी मेटल के अगर ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक हायर ऑर्बिटल होगा, एक लोअर होगा। जो लोअर वाला होगा उसकी एनर्जी तो कम होगी लेकिन वो मोर स्टेबल होगा, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ फुलफिल, यहाँ भर जाएंगे वो। इसका मतलब ऊपर वाला क्या होगा, खाली। अब ऐसा ही किसी केस में अगर हम इसको एक मेटल के लिए बनाएं, यही केस अगर हम मेटल के लिए बनाएं, तो मान लीजिए ये मेरे पास एक बैंड है और दूसरा बैंड मैंने ये ले लिया। ये वाला जो बैंड है, सेम वही प्रोसीजर ले रहा हूँ भाई, सेम वही। यहाँ तो आपकी जो इनकी एनर्जी है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज होगी। ठीक है, ये तो कहलाएगा आपका कंडक्शन बैंड और ये कहलाएगा वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। एक केस तो मैं ये ले रहा हूँ, दूसरा केस ये है मेरा, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, और तीसरा केस ये है भाई, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। देखो तीन केस है यहाँ पे। एक बार तो वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में स्पेस बिल्कुल ही ना के बराबर है, दूसरे में थोड़ा सा स्पेस है इनके बीच में, और तीसरे में बहुत ज़्यादा स्पेस है। इस स्पेस के आधार पे क्या कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंडक्टर और कौन सा इंसुलेटर। देखो यहाँ इन दोनों के बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, यानी ना के बराबर है। तो क्या होगा, यहाँ जो कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई, इजीली जंप कर जाएंगे। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जब गैप कम होता है तो उस कम गैप के कारण यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी। यानी कि जो इनको बोल दिया हमने, इसी आधार पर इनको नाम दे दिया हमने कंडक्टर। कंडक्टर नाम क्यों दे दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप कम है। गैप कम होने के कारण क्या होगा, इजीली जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जो हायर ऑर्बिटल है उसके अंदर जंप कर जाओगे। अगर इलेक्ट्रॉन यूँ चल के जा रहे हैं, जंप कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, मूवमेंट तो होगी ना इलेक्ट्रॉन की, और अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इसलिए ज़्यादा होती है कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप बहुत कम होगा, और गैप कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली जंप कर जाते हैं भाई। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा गैप है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में थोड़ा सा गैप है। गैप होने के कारण क्या होगा कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन है वो तो जंप कर जाएंगे और कुछ बीच में रह जाएंगे भाई। यानी अगर मैं यूँ कहूँ कि मुझे दूसरी साइड में जाना और बीच में गड्ढा है, अगर वो गड्ढा बिल्कुल छोटा सा है तो मैं आसानी से कूद के चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब
ये तो हो गए कंडक्टर, क्योंकि गैप बहुत ही ना के बराबर था तो इजीली इलेक्ट्रॉन जंप कर गए। यहाँ क्या होगा, अब थोड़ा सा गड्ढा बड़ा हो गया तो क्या होगा कि कुछ लोग होंगे वो तो कूद के चले जाएंगे भाई उसमें से, लेकिन कुछ होंगे वो अंदर ही गिर जाएंगे गड्ढे के अंदर। तो वही काम यहाँ की कुछ इलेक्ट्रॉन तो जंप कर जाएंगे वैलेंस बैंड के अंदर, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन से वो वापस बीच में गिर जाएंगे। यहाँ से जंप तो करेंगे लेकिन पहुँचेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, केवल कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और केवल थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो कम होगी भाई एज कंपेयर टू कंडक्टर। इनका नाम रख दिया भाई आपने सेमी कंडक्टर, इनका नाम रख दिया सेमी कंडक्टर, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप थोड़ा सा ज़्यादा था, थोड़ा सा, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कुछ इलेक्ट्रॉन रह गए। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाए, इसलिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेंगे और कुछ नहीं, यानी जो मीडियम इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो बीच बीच की होगी। उसके बाद कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, और इतना ज़्यादा गैप है कि मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप तो कर रहे हैं लेकिन वापस पहुँच नहीं रहे, वहाँ तक बीच में फंस गए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे तक पहुँच ही नहीं रहे, मूवमेंट हो ही नहीं रही इलेक्ट्रॉन्स की, जंप तो करके रह जाते हैं लेकिन जो वैलेंस बैंड है वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हुआ नहीं। तो इन सॉलिड्स को बोला जाता है जिसके अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा गैप होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप नहीं कर पाते कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ। इसलिए यहाँ जो सॉलिड बने इनका नाम रख दिया भाई इंसुलेटर, इनका नाम रख दिया इंसुलेटर। देखो जो कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी का तो आपको पता चल गया कि उनकी जो कंडक्टिविटी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, लेकिन जो इंसुलेटर हैं और सेमीकंडक्टर उनकी कंडक्टिविटी कहाँ होगी। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होगी 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये है सेमीकंडक्टर की। अगर बात करें हम इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी होगी वो 10⁻⁻20 से लेके 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये अलग अलग बुक के अंदर थोड़ा बहुत हो सकता है भाई, कहीं मीटर में कहीं सेंटीमीटर में दे रखा हो, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये थे भाई आपके कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर वैसे पूछा जाए कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो जाए, क्यों पास हो रहा है करंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पे बता देंगे कि यहाँ से जो कंडक्शन बैंड होगा वहाँ से जो वैलेंस बैंड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में गैप ना होने की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सारे के सारे इजीली जंप कर गए, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ली। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन तो जंप कर जाएंगे और कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो बीच बीच की होगी भाई, ज़्यादा भी नहीं होगी और बिल्कुल कम भी नहीं होगी। उसके बाद आता है आपका इंसुलेटर। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है वो जंप नहीं कर पाते, और इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इनकी कंडक्टिविटी रेंज आपको बता दी है, ठीक है भाई। तो ये था आपका कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं भाई सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, वो सॉलिड होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर इनके बीच में लाई करेगी, ठीक है, और उनकी कंडक्टिविटी रेंज थी 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, ये इनकी कंडक्टिविटी थी। अब इसी आधार पे सेमीकंडक्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया भाई। कौन कौन सी दो कैटेगरी, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इनको बोला जाता है प्योर सेमीकंडक्टर, और जो एक्सट्रिंसिक होते हैं इनको बोला जाता है भाई इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर क्यों कहा जाओ भाई इनके अंदर जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं, या मैं कह दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ होल्स के।
जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए नाम दे दिया भाई प्योर। यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो नॉट इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इसलिए इनका नाम रख दिया भाई एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं जो ग्रुप 14 आपका ग्रुप 14 है उसको बोला जाता है नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर ग्रुप। यानी ग्रुप 14 के जितने एलिमेंट्स हैं उसमें जैसे गैलियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये जो सेमीकंडक्टर इनको बोला जाता है नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इनकी जो कंडक्टिविटी है, इन सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडक्टिविटी इनकी नहीं होती, इसलिए इनको अच्छा कंडक्टर इनको गुड कंडक्टर बनाने के लिए क्या किया जाता है भाई, इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दी जाती हैं। जो ग्रुप 14 के जो आपके एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर बोला जाता है उनको, और उनकी कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा क्वालिटी की इतनी ज़्यादा बढ़िया कंडक्टिविटी नहीं होती। इनको इतना ज़्यादा बढ़िया कंडक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और ये जो इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है भाई डोपिंग। डोपिंग किस ना कहेंगे कि जब भी किसी एक सब्सटेंस के अंदर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस होगा वो कहलाएगा आपका डोपिंग। ये नहीं है कि मिट्टी के अंदर मैं नमक मिला रहा हूँ, मेरे पास मिट्टी थी उसके अंदर मैं नमक मिला रहा हूँ तो इसको हम डोपिंग बोल देंगे, नहीं। यहाँ सेमीकंडक्टर के केस की बात कर रहे हैं, उसको हम डोपिंग नहीं बोलेंगे। कि पानी है, पानी के अंदर शुद्ध पानी था, उसके अंदर मैंने कुछ इम्प्योरिटी डाल दी तो वो डोपिंग नहीं कहलाएगी आपकी। ठीक है, तो ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स के अंदर अगर हमने उनकी अगर कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमने कुछ इम्प्योरिटी डाल दी, और यही मेथड क्या कहलाता है आपका डोपिंग। ठीक है भाई, अब कैसे डालेंगे इम्प्योरिटी और कैसे काम करेगी, कैसे इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी वो देख लेते हैं भाई एक बार। G14 डोप्ड विद ग्रुप 15, यानी जो ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं उसको अगर हम उसकी डोपिंग करवा रहे हैं ग्रुप 15 वाले के साथ तो क्या होगा। देखो, ग्रुप 14 का मैं कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने सिलिकॉन ले लिया। अब इसके पास 4 ही तो होल हैं और हर एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी सेम, हर एक के केस में सेम रहने वाला है भाई। ठीक है, जितने होल्स होंगे उतने ही इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो होल्स हैं इनके अंदर हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है भाई। मैंने सिलिकॉन ले लिया, इसके अंदर क्या है, ये 14 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब प्योर क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर क्यों बोल दिया, क्योंकि जितने नंबर ऑफ होल्स हैं इसके अंदर उतने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो हर एक होल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है भाई, हर एक होल के अंदर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी डोपिंग करवानी है ग्रुप 15 वाले के साथ। मान लीजिए यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक फास्फोरस ले लिया, मैंने क्या ले लिया, फास्फोरस ले लिया, और वो मैंने क्या कर दिया भाई, एज ए इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड कर दिया। सिलिकॉन था मेरे पास, प्योर था, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक फॉस्फोरस ऐड कर दिया। फॉस्फोरस ऐड करने से पहले देखो इसके अंदर सिलिकॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सिलिकॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने थे भाई, एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 9 सिलिकॉन के पास कितने हो गए, 36 तो इलेक्ट्रॉन थे, और होल्स कितने थे, 36 भाई, यानी 36 ही तो इलेक्ट्रॉन थे, 36 ही होल थे। अब हमने क्या किया, यहां से एक सिलिकॉन को उठा दिया, यहां से एक सिलिकॉन गया और उसकी जगह कौन आ गया भाई, एक फास्फोरस आ गया, जो कि एक 15th ग्रुप का एक एलिमेंट है फास्फोरस। अब इसकी जो वैलेंसी है, इसके पास क्या होते हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, कितने होंगे, सॉरी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ सेट हो जाएंगे, जो होल्स थे यहाँ पे,
4 इलेक्ट्रॉन तो सेट हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अब क्या रह गया भाई, फ्री रह गया। देखो यहाँ से जब सिलिकॉन गया तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा वो, जब यहाँ से सिलिकॉन गया तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन ले गया। इसकी जगह कौन आ रहा है, अब फास्फोरस आ रहा है। होल कितने थे, 4, फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इन होल्स के अंदर इंसर्ट हो गए, सेट हो गए, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया भाई, यहाँ बीच में फंस गया, यानी ये क्या हो गया, अब फ्री हो गया मूव करने के लिए। अब देखो इसके अंदर अब जरूरी तो नहीं है ना कि एक ही फास्फोरस लेंगे, ऐसे पता नहीं कितने फास्फोरस को हम ऐड करेंगे। अगर इस केस में मैं बात करूं, यहाँ पे अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फास्फोरस ऐड करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 36, और एक ये 37, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई 37, क्योंकि 8 तो सिलिकॉन है, 800 के 32 और 5 इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं, फास्फोरस के पास, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 37। होल्स कितने, होल्स होल तो नहीं बढ़े 36, इलेक्ट्रॉन 37 हैं, होल कितने रह गए 36। ये तो एक ही हमने एक ही फास्फोरस को ऐड किया, पता नहीं कितने फास्फोरस ऐड करेंगे। क्या पता चल जाए यहाँ से, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया ना भाई, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या बराबर थी, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, होल्स की संख्या कम है। ये जो सेमीकंडक्टर बना है आपका, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर, इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ आया कैसे बना एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपके पास ग्रुप 14 एलिमेंट था जो एक नेचुरल अकरिंग सेमीकंडक्टर है। इसके अंदर क्या प्योर सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ होल्स हैं इसके अंदर उतने नंबर ऑफ क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है। अब इनकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है, इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज ऐड करेंगे, डोपिंग करेंगे। जब हमने डोपिंग की तो किसके साथ करी भाई, एक बार ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ। ग्रुप 15 एलिमेंट में हमने कौन सा एक एलिमेंट कौन सा ले लिया, फास्फोरस ले लिया। जब ये फास्फोरस यहाँ आया उससे पहले सिलिकॉन जाएगा यहाँ से, जब सिलिकॉन यहाँ से गया तो उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और 4 ही यहाँ पे होल्स थे, तो होल्स को थोड़े ना लेके जाएगा, होल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उन इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया अपने वो। जब यहाँ फास्फोरस आया तो फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 5। अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 तो होल खाली पड़े थे, वो होल के अंदर बैठ गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या रह गया भाई, फ्री रह गया। पहले वाले केस में जब इम्प्योरिटी नहीं थी, इसके अंदर ऐड नहीं की थी हमने, तब तक होल्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी। जैसे ही हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो तो बढ़ गई और जो होल्स हैं उनकी संख्या वैसे की वैसी पड़ी है। इलेक्ट्रॉन बढ़ गई इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया इसका मतलब जो ये जो सेमीकंडक्टर बने हैं ये बोल दिया हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर, या बोल सकते हैं नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए नाम रख दिया हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये है G14 की डोपिंग विद ग्रुप 15, ठीक है भाई। तो ऐसे बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि एन टाइप सेमी, आपके पास कोई नेचुरल अकरिंग सेमीकंडक्टर है और उसको आप एन टाइप बनाना चाहते हो तो क्या करोगे भाई, इम्प्योरिटी तो ऐड करेंगे, लेकिन कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, हम वो इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। किससे, जो ग्रुप हमने ले रखा है, जो एलिमेंट हमने ले रखा है उसकी जगह पे कोई ऐसा एलिमेंट रखना है यहाँ पे लाके, उस ऐसे एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड करनी है, या मैं कह दूँ एक ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करनी है जिसके पास जो एलिमेंट यहाँ से निकलेगा उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तभी जाके नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो बन जाएगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर की। अब हम डोपिंग करवाएंगे ग्रुप 14 डोप्ड विद ग्रुप 13। हमने 15 वाले ग्रुप के साथ डोपिंग करवा ली, अब 13 वाले ग्रुप के साथ करवाएंगे डोपिंग। क्या होगा देखो, सेम वही प्रोसीजर अपनाना है। मैंने फिर से वही ग्रुप 14 का एक एलिमेंट ले लिया, नाम है सिलिकॉन। कितने सिलिकॉन है, 9 सिलिकॉन है, यानी 36 इलेक्ट्रॉन है, और होल्स कितने हैं भाई, 36 तो इलेक्ट्रॉन है और 36 ही क्या है, होल्स। हर एक के पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है और 4 होल हैं, ठीक है, वैलेंसी 4 है। अब क्या होगा, मैं 13 ग्रुप का कोई एक एलिमेंट ले रहा हूँ, सपोज करो कि मैंने एल्यूमिनियम ले लिया।
क्या ले लिया, एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम क्या करेगा भाई, इस एल्यूमिनियम के पास जो इसकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। अब मान लीजिए मैं यहाँ एक के लिए ही बना रहा हूँ भाई, एक ही सिलिकॉन के लिए बना रहा हूँ। इस सिलिकॉन के पास 4 तो होल्स थे और 4 ही क्या थे भाई, इलेक्ट्रॉन थे। जब ये सिलिकॉन यहाँ से जाएगा तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो लेके चला जाऊंगा। जब ये सिलिकॉन यहाँ से गया तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन ले गया, ठीक है। और इसकी जगह कौन आ गया, अब ये चारों के चारों होल्स खाली हो गए। अब इसकी जगह कौन आगे बैठ गया भाई, हमने एल्यूमिनियम को ऐड कर दिया। एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, 1 2 3, यानी चौथा होल क्या रह गया, खाली। चौथा होल क्या रह गया, खाली रह गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन 3 तो फिल हो गए, लेकिन चौथा जो होल आपका वो क्या रह गया, खाली रह गया। अगर मैं यहां बात करूं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां पे देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चौके 32 तो ये और 3 ये, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 35। होल्स कितने हैं भाई, 32 तो इनके पास थे होल और 4 ये रहे, होल कितने हैं हो गए 36। क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना। अब की बार पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज होल वो बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया भाई, पॉजिटिव टाइप कह दूं, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कह दें या पी टाइप सेमीकंडक्टर कह दें। क्यों, आ देखो ग्रुप 14 एलिमेंट मैंने लिया, हर एक के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे, उतने ही होल्स थे। जब मैंने कोई 13 एलिमेंट 13वें ग्रुप का कोई एलिमेंट एज ए इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड किया, तो जो 13वें ग्रुप का एलिमेंट मैंने लिया उसके पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। वो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से सिलिकॉन गया एक, तो वो क्या करके गया भाई, अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ले गया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, चारों के चारों होल्स खाली हो गए। जब यहाँ एल्यूमिनियम आया तो इसके पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 3 ही थे, होल कितने 4, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे सेट हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे सेट हो गए, एक होल्स क्या रह गया यहाँ पे, खाली रह गया। इसका मतलब अगर हमने इसकी पूरे की कैलकुलेशन की तो नेगेटिव चार्ज तो आ रहा है आपका 36 35 और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है आपका 36, यानी कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से ये जो सेमीकंडक्टर बढ़े इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी कंडक्टिविटी भाई, मान लीजिए करंट है ना, वो इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ ऐसे फ्लो कर रही है, तो क्या होगा कि जब भी करंट इसमें से जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ अकेला एल्यूमिनियम तो है नहीं, एक एल्यूमिनियम यहाँ मिलेगा, यहाँ भी एक होल क्या मिलेगा, खाली। तो जब करंट इसमें से दौड़ेगा तो इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाओगे, अगले होल पे जंप कर गया, ये खाली हो गया। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ जो होल खाली था उसमें ये इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर यहाँ जो होल्स था उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन आ गया। यानी जब अगर करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते जाएंगे भाई, जो होल्स खाली है ना उनके अंदर वो जंप करते जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तभी तो कंडक्टिविटी होगी। तो इलेक्ट्रॉन है वो खाली होल्स के अंदर जाते चले गए, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो यूं मूव कर रहे हैं और होल्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए दिखाई देंगे। समझ आई बात। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक होल तो खाली पड़ा है, वैकेंट है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करेंगे किसके अंदर, जो वैकेंट होल्स पड़ा था उसके अंदर जंप करेंगे। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगले वाले खाली और भी उसमें वैकेंट स्पेस पे जाएगा, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो अगले वाले होल पे जाएगा, वो अगले वाले होल पे जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर बार क्या कर रहे हैं भाई, होल्स के अंदर जंप कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे और जो होल्स हैं वो आपको इस डायरेक्शन में मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, नेगेटिव चार्ज कम था, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, इसके कारण इसमें जो कंडक्टिविटी आ गई और ये जो सेमीकंडक्टर बन गया इसका नाम रख दिया हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये था आपका सेमीकंडक्टर का पार्ट।
ये था आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर का पार्ट और एन टाइप सेमीकंडक्टर भाई की ग्रुप 14 पी टाइप कब कैसे बनेगा और एन टाइप कैसे बनेगा। ग्रुप 14 को जब 15 वाले के साथ यानी जिसके पास ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके साथ अगर हमने डोपिंग करवा रहे हैं उसकी तो एन टाइप बन जाएगा, और उससे छोटे वाले ग्रुप के साथ करवा रहे हैं तो पी टाइप बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, कोशिश करेंगे अगली वीडियो के अंदर लगभग पूरा हो ही जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और रह रही हैं भाई, अगर इसमें करवाते तो शायद वीडियो बड़ी बन जाती, तो अगली वीडियो के अंदर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तब तक करते रहना अपना काम, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ आ गई होंगी भाई, ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहा है तो पूछ लेना भाई। ठीक है, थैंक यू।